बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि हम लोग एक क्रम से चल रहे थे, सबसे पहले हमने हिस्ट्री के MCQs किए, उसके बाद हमने ज्योग्राफी के MCQs किए। आज नंबर है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स के MCQs की। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के MCQs वगैरह करेंगे। तो जिसको भी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। चैप्टर वाइज आपको MCQs भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, पूरी MCQs बनी हुई है। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर की, दैट मीन्स पावर शेयरिंग की। दूसरा चैप्टर आपका फेडरलिज्म की और तीसरा चैप्टर आपका जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन की। यहां से जो MCQs बनते हैं इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के MCQs, इनको हम कवर करेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम सीधे MCQs पर आते हैं। देखिए पहला MCQs जो है आपका, वो आपका देखिए पहले चैप्टर से हम आपको लगभग 20 to 25 MCQs कराएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर से वैसे ही, और आपके इससे बाहर MCQs मतलब 20 नंबर आप इसमें टोटल पाने के हकदार रहेंगे अगर आप ये पूरे MCQs कर लेते हैं तो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की, तो इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, in Belgium, out of the total population, 59% लिव्स इन अ फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स। अब देखिए यहां से आपको जो पहला चैप्टर है उसमें सबसे पहले आपको जानना होता है कि आखिर पावर शेयरिंग होती क्या है। तो अगर पावर शेयरिंग की बात करेंगे तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि हमने जो पावर है वो क्या किया है, किसी एक के हाथ में ना होकर कई लोगों के हाथों में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जिससे क्या होगा, अगर पावर किसी एक के हाथ में होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएगा, और अगर पावर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कई हाथों में तो ये सब मिलकर किसी देश के लिए एक इकट्ठा काम करेंगे। ठीक, तो इसी तरह बेल्जियम की बात होती है। जब पहला इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे दो चीजों की बात होती है। पहली बात होती है बेल्जियम की और दूसरी आपकी बात होती है श्रीलंका की। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में देखते हैं कि आखिर बेल्जियम के बारे में क्या बातें होती हैं। तो अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये है बेल्जियम, और बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन को तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। एक है आपकी डच स्पीकर्स, दूसरी है आपकी फ्रेंच स्पीकर्स और कुछ है आपकी जर्मन स्पीकर्स। तो अगर 59%, अगर टोटल पॉपुलेशन बेल्जियम की बात करते हैं, बेल्जियम पूरी कंट्री की बात करते हैं, तो इसमें जो 59% यहाँ की पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, तो वो डच लैंग्वेज बोलती है। याद रखिएगा, ये हर बार क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, बेल्जियम कंट्री में 59% आपके डच स्पीकर्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो आपके 40% जो हैं वो किस रीजन में रह रहे हैं, तो 40% आपके वोलोनिया रीजन में रह रहे हैं। और ये जो वोलोनिया रीजन में रह रहे हैं ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक, मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेल्जियम में जो पॉपुलेशन है उसके 59% जो है वो डच स्पीकर्स हैं, और ये कहाँ पर रह रहे हैं, तो ये टोटल पॉपुलेशन आपकी फ्लेमिश रीजन में रह रही है। उसके बाद 40% जो लोग हैं जो वेलेनिया रीजन में रह रहे हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और मात्र 1% जो लोग हैं वो आपके जर्मन स्पीकर्स हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के बेल्जियम की मतलब एक तरह से कहानी थी। कितने समय की, तो हम बात करेंगे लगभग, अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में इतने लोग तो छे, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, मैंने कहा अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में 59% आपके डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% जो लोग थे वो वोलोनिया रीजन में रहते थे। ये 59% कहाँ रहते थे, ये फ्लेमिश रीजन में रहते थे। 40% आपके वोलोनिया रीजन में रहते थे जो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और बाकी बचे 1% जो थे वहां पर जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ये तो टोटल जर्मनी के हाल थे। अब अगर जर्मनी की कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करेंगे, ठीक है, यहां से ये भी बात करते हैं कि अगर जर्मनी की कैपिटल ब्रुसेल्स की हम बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में पूरा उल्टा चल रहा था। ठीक है, ब्रुसेल्स की अगर बात करते हैं तो ब्रुसेल्स की जो टोटल मतलब ये कैपिटल है वहां की बेल्जियम की, और बेल्जियम की कैपिटल में ब्रुसेल्स की बात करेंगे तो 80% लोग वहां पर फ्रेंच स्पीकर्स थे, और बाकी बच्चे आपके 20% लोग डच स्पीकर्स थे। तो टोटल अगर बेल्जियम की बात करेंगे तो आपके डच स्पीकर्स ज़्यादा थे जो 59% थे। पर अगर यहाँ की कैपिटल हम ब्रुसेल्स के बारे में बात करेंगे तो ब्रुसेल्स में आपके 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे, और ये फ्रेंच स्पीकर्स वहाँ के अमीर लोग थे। ठीक है, कैपिटल में देखिए बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, तो ये फ्रेंच स्पीकर्स जो थे वो वहाँ के अमीर लोग थे। अब यहाँ ना गवर्नमेंट बनने में हो रही थी दिक्कत। क्या दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ अगर टोटल बेल्जियम की बात करेंगे तो डच स्पीकर ज़्यादा थे, इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी।
कैपिटल ब्रूसल्स की बात करेंगे तो वहां पे फ्रेंच स्पीकर्स की मेजॉरिटी ज्यादा थी, इसलिए पावर शेयरिंग में हो रही थी दिक्कत। अब इसी को हम आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का सीधे आंसर पहले जान लेते हैं। मैंने कहा इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स, तो फ्लेमिश रीजन में कौन सी स्पीक, डच लैंग्वेज। मैंने कहा फ्रेंच लैंग्वेज कहां पर, तो वेलोनिया रीजन में, और ये जो वेलोनिया रीजन में रह रही है फ्रेंच लैंग्वेज कितने परसेंट है आपकी, 40%। जर्मन लैंग्वेज 1% लोग बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बेल्जियम देयर वर अ टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड, अब डच और किसके बीच, डच और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच टेंशंस मतलब तनाव देखने को मिल रहा था कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। तो फ्रेंच स्पीकर, डच और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच कहीं ना कहीं तनाव या टेंशन देखने को मिल रही थी बेल्जियम में। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, इन द आइलैंड ऑफ नेशन ऑफ श्रीलंका द श्रीलंकन तमिल, क्वेश्चन है आपका, द श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन द, मतलब कह रहे हैं कि जो श्रीलंका आइलैंड है, आप जान रहे हैं श्रीलंका आइलैंड है, तो वहां पर जो श्रीलंकन तमिल है वो कहां से आ रहे थे, तो आपको दिमाग में रखना है श्रीलंका तमिल इज कंसंट्रेटेड इन द, तो लास्ट इसका ऑप्शन होगा नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। देखिए अगर ये श्रीलंका, देखिए ये हो गया इंडिया, इंडिया की अगर बात करेंगे नीचे यहाँ पर है श्रीलंका, ठीक, और श्रीलंका में कहाँ से जो श्रीलंकन तमिल आ रहे थे, तो ये बिलोंग कर रहे थे आपके नॉर्थ के या फिर ईस्ट के, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के में आपके श्रीलंकन तमिल ज़्यादातर रहते थे, क्यों, क्योंकि देखिए ये श्रीलंका की बात करेंगे तो यहाँ एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया आपके श्रीलंकन तमिल से घिरा हुआ था। पर अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिन्हला स्पीकर्स थे, ठीक, ये भी जान लीजिए, सिंहला स्पीकर्स थे, और सिंहला स्पीकर्स का परसेंटेज हम बताएं तो लगभग 74% आपके सिंहला स्पीकर्स थे। और इन्होंने मेजोरिटोरियन, अगर मेजॉरिटी की बात करते हैं तो इन्होंने 1956 में एक रूल भी पारित किया था, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, पर अभी केवल यहाँ पर बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। मैंने कहा अगर श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ थी उतने समय, 1960 का समय मैं बता रहा हूँ, लगभग पॉपुलेशन आपकी 2 करोड़ थी, और यहाँ पर लगभग 74% आपके सिमला स्पीकर्स थे, 18% आपके तमिल स्पीकर्स थे, और अगर श्रीलंकन की बात करेंगे, श्रीलंकन जो तमिल थे, ठीक है, श्रीलंकन जो तमिल थे उनका परसेंटेज लगभग 13% था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी थी, तो श्रीलंका में उतने समय सिंहला स्पीकर्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकर्स पीपुल श्रीलंका आर, अब जो सिंगला स्पीकर्स थे वो कौन थे, तो सिंगला स्पीकर बेसिकली कौन थे, बुद्धिस्ट को मानते थे, ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ पर की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो रिलीजन है वो बुद्धिस्ट से बिलोंग करता है। तो सिंगला स्पीकर कौन से मतलब देखें किसको मानते थे, तो सिंगला स्पीकर्स आपके बुद्धिस्ट को मानते थे। मैंने फिर बताया श्रीलंका में सिंगला स्पीकर सबसे ज़्यादा थे, कितने परसेंट थे, 74% थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री, जो आपकी श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में कब देखने को मिलती है, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनी थी, तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद 1948 में एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इसे देखा जाता है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कौन सा एक्ट था, वाज पास रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। मैंने कहा सिंगला स्पीकर्स की परसेंटेज ज़्यादा था, ये मेजॉरिटी में थे, और एक एक्ट आता है 1956 में जिसमें सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है वहाँ की, जिस पर बाद में बहुत बवाल होता है। आप ये भी कह सकते हैं वहाँ पर सिविल वॉर भी देखने को मिलती है। सिविल वॉर का मतलब है गृह युद्ध देखने को मिलता है 1980 से लेकर लगभग 2009 तक, ठीक है, 2009 तक श्रीलंका में सिविल वॉर देखने को मिलती है, मतलब गृह युद्ध देखने को मिलता है, केवल इसीलिए क्योंकि ये 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें सिंगला को का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने कहा कि एक अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें कहते हैं कि द नंबर ऑफ कौन से डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स, अब आपको पता है वहां पर कौन से स्पीकर्स थे, डच और फ्रेंच स्पीकर्स थे, तो डच और फ्रेंच स्पीकर्स की जो संख्या होगी मिनिस्ट्रीज में उनको बराबर कर दिया गया था।
ये देखिए ये ऑप्शन है। तो अब फिर मैंने कहा अमेंडमेंट होता है बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि मैंने फिर से बता रहा हूँ एक बार, बेल्जियम की बात करेंगे तो बेल्जियम में 59% आपके डच स्पीकर्स थे और आपके 40% आपके फ्रेंच स्पीकर्स थे, जिसलिए यहाँ पर पावर शेयरिंग सही से हो नहीं पा रही थी, जिसके कारण एक अमेंडमेंट होता है और कहता है अगर मिनिस्ट्री बनेगी तो मिनिस्ट्री में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, चाहे वो डच स्पीकर हो चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स हों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, is selected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। मतलब कह रहा है कि इलेक्टेड बाय द पीपल कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, और ये नहीं होगा कि वो डच स्पीकर्स हों या फ्रेंच स्पीकर्स हों या जर्मन स्पीकर्स हों, नो मैटर वेयर दे लिव, द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में आपको एक नई गवर्नमेंट टाइप देखने को मिलती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि बाकी आप देशों में देखते हैं, जैसे भारत में देखते हैं तो भारत में सेंट्रल है, उसके बाद आपकी स्टेट है, उसके बाद आपकी लोकल है, पर वहां पर ये स्पीकिंग लैंग्वेज में मेजॉरिटी को देखकर वहां पर एक नई गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम रखा कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां पर बनाई गई, तो बेल्जियम में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When many countries of Europe came together to form the European Union was chosen as its headquarter, मतलब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ चुना गया, तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपकी बेल्जियम की कैपिटल्स ब्रुसेल्स को चुना गया था। ये भी याद तो रखना है आपको। मैंने कहा जब कई सारी कंट्रीज एक साथ मिलती हैं और एक यूरोपियन यूनियन मतलब एक यूरोपीय संघ बनाती हैं, और इस यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर चुना गया, तो इस यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग इज फॉल्स। तो यहां पर दिमाग में रखना है कौन सा गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो सोशल ग्रुप्स के बीच जो विवाद हो रहा है, कन्फ्लिक्ट का मतलब है विवाद, ये जो विवाद हो रहा है इसको कम करने का काम पावर शेयरिंग करता है, तो एकदम सही है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर, एकदम सही है कि हम पॉलिटिकल ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से पावर शेयरिंग द्वारा रख सकते हैं। पावर शेयरिंग इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो याद रखना है पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब अगर कहीं डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की आत्मा के रूप में पावर शेयरिंग को जाना जाता है। तो यही आपका एक गलत है, तो यही यहां का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फॉर, अब पूछ रहा है कौन सा सही है पावर शेयरिंग के हिसाब से, देख लेते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है भैया, पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से शेयर की जाती है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ये भी सही है, गवर्नमेंट के अलग अलग डिफरेंट लेवल से। अब मैंने कहा ऑर्गन्स की बात करेंगे तो आपके लेजिस्लेटर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीन आपके ऑर्गन्स हो गए। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो सेंट्रल लेवल, लोकल और आपका सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट, ये आपके तीन लोग गवर्नमेंट के लेवल्स हो गए। पावर में आल्सो भी शेयर इवन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर को बांटा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग आरएसएस एक संगठन है, इसमें भी पावर्स को बांटा जाता है। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को भी, एनजीओस को पावर कुछ दी जाती है, तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को भी पावर दी जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब यहां से पावर शेयरिंग के मामले में ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। अब ये याद रखना है इसका मतलब क्या होता है, एथनिक। एथनिक, अगर आप एथनिक की बात करते हैं तो एथनिक मीन्स क्या होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मतलब वहाँ का जो सामाजिक विभाजन होता है, समाज का जो विभाजन होगा, सोशल डिवीजन होगा, वो वहाँ के कल्चर, जो वहाँ का जो कल्चर शेयर किया गया उसके आधार पर होगा, तो वही क्या कहलाता है, एथनिक कहलाता है। एथनिक में समाज विभाजन, मैंने कहा कि इनका कल्चर ये है, इनका कल्चर ये है, इस प्रकार हमने क्या किया, समाज को विभाजित कर दिया, तो ये तरीका क्या कहलाता है, ये तरीका आपका एथनिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी। कह रहा है क्या होता है, तो ये होता है मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, मेजॉरिटेरिज्म क्या होता है कि वहां की जो मेजॉरिटी है, जैसे मान लीजिए ये कंट्री है, ठीक,
कंट्री में आपके संख्या, मान लीजिए कंट्री में आपके यादव या फिर ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, तो इनका कहना है कि अगर यादव गवर्नमेंट वहाँ पर टोटल रूल कर रही है तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म देखने को मिलता है, मतलब जिनकी मेजॉरिटी है वही रूल कर रहे हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट या फिर ऐसी जगह मेजॉरिटेरियनिज्म के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कहां पर, बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट चल रही थी, तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग। बेल्जियम फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, बेल्जियम की अगर बात करेंगे तो बेल्जियम में आपके 59% जो हैं वो कौन है, डच स्पीकर्स हैं। उसके बाद 40% आपके कौन से हैं, आपके फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और 1% आपके कौन से हैं, तो जर्मन स्पीकर्स हैं। ये तो बात हो गई बेल्जियम की। अब बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की अगर बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में इसका उल्टा चल रहा है, ब्रुसेल्स में आपके 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं। ठीक है, और पूछा जाए कौन अमीर है, तो ये फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं वो डच स्पीकर से ज्यादा अमीर हैं, तो इसीलिए वहां पर एक गवर्नमेंट बन रही है जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसके बाद द मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका आर द सिंहला स्पीकर्स। मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में मेजर सोशल ग्रुप मतलब ज्यादातर लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो सिंहला लैंग्वेज बोल रहे हैं। कितने परसेंट, मैंने कहा लगभग 74% लोग आपके सिंहला स्पीकर्स हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पॉपुलेशन, अभी बताया मैंने कितना, तो 74%। उसके बाद इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, 100 बार अभी आपको बता चुका हूं, 80% ऑफ पीपुल स्पीक्स, तो ब्रुसेल्स में उल्टा चल रहा है। ठीक है, बेल्जियम में इसका उल्टा चलता है, ब्रुसेल्स में ज्यादातर लोग क्या है, फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% जो लोग हैं वो आपके डच स्पीकर्स हैं। और अगर बेल्जियम की बात करेंगे तो बेल्जियम में डच स्पीकर्स 59% हैं, और आपके अगर बात करते हैं फ्रेंच स्पीकर्स की तो फ्रेंच स्पीकर्स आपके 40% हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम ऑफ स्पीक्स लिव इन द वेलोनिया रीजन। मैंने कहा वेलोनिया रीजन में जो रह रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वेलोनिया रीजन में जो रह रहे हैं वो आपके फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। और ये कितने परसेंट हैं, तो ये कितने परसेंट है, मैंने कहा आपके 40%। उसके बाद दूसरा है फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में जो रह रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, तो ये डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। कितने परसेंट है, तो 59%। देखिए इतनी बार ये क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और गलत नहीं करना है आपको। बेल्जियम हैज बॉर्डर्ड विद, 4 कंट्री से अपना बॉर्डर को कलेक्ट करता है, मतलब बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो 4 कंट्रीज से शेयर करता है अपना, फ्रांस के साथ है, नीदरलैंड के साथ है, जर्मनी के साथ है और लग्जमबर्ग के साथ है। तो याद रखना है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। FNGL से भी आप याद कर सकते हैं। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये चारों कंट्रीज हैं जो आपको बेल्जियम के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रही हैं। तो बॉर्डर शेयर या फिर बॉर्डर किसके साथ मिल रहा है, तो आपका बेल्जियम फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Is a violent conflict between the opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। तो मैंने कहा अगर किसी कंट्री के अंदर वार हो रही है तो उसे हिंदी में कहते हैं गृह युद्ध। ठीक है, मैंने कहा ना घर के अंदर वार हो रही तो उसे हिंदी में कहेंगे गृह युद्ध, और इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में उसे कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सिविल वॉर कहा जाएगा इसे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, पढ़ लेते हैं एक बार। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टीशियंस एक्वायर अ स्टेक इन अ सिस्टम। मतलब जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो कहीं ना कुछ पार्ट्स अपना सिस्टम में रखते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। प्रूडेंशियल रीजन स्टेट द, आपको ये बताना होता है कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके लेजिटिमेट गवर्नमेंट और प्रूडेंशियल रीजन, मतलब एक 2 रीजन होते हैं तो उनको बताना होता है। प्रूडेंशियल रीजन स्टेट्स द पावर शेयरिंग विल बी bring out better outcomes, moral region emphasizes the very act power sharing is valuable। तो ये भी सही है, प्रूडेंशियल रीजन है रहा है कि जो पावर शेयरिंग है वो आप देखते हैं कि उससे अच्छे हमें आउटकम्स देखने को मिलते हैं, और मॉरल रीजन ये है कि एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग वैल्यूएबल। तो पावर शेयरिंग कैसे हमारे लिए वैल्यूएबल है, अगर मॉरल रीजन्स की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ कह सकते हैं, आपको ऐसा दबाव नहीं है, आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आप सरकार से इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। तो ये सब आपके मॉरल रीजन्स में आता है, तो ये भी सही है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद its effect
डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज। ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं तो वो भी कहीं ना डेमोक्रेटिक रूल में कोई भी अगर पॉलिसीज आ रही है तो उनके बारे में बोल सकते हैं कि हाँ इस पॉलिसी से हमें दिक्कत है। तो ये चारों आपके सही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका ऑल द अबव सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर फर्स्ट, मतलब पावर शेयरिंग के आपके 20 एमसीक्यू, जिससे बाहर आपके नहीं आएंगे। चलिए अब चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। चैप्टर सेकंड आपका फेडरलिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है यूनिटरी सिस्टम। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, और यूनिटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो वहां पर यूनिटरी सिस्टम का मतलब है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है वहां पर। जैसे हमारे यहाँ है तो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, पहले में सेंट्रल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, फिर उसके बाद लोकल लेवल। पर यूनिटरी अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहां पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। अगर सिंपल सी बात करें, इसको कहें कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, तो ओनली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव ऑल द पावर्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जित सब पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं होती है या पावर नहीं होती है, तो ऐसी गवर्नमेंट आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी सिस्टम कहलाता है। कहां पर है, तो आपको श्रीलंका में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फेडरलिज्म सिस्टम। तो सबसे पहले फेडरलिज्म क्या होता है इसको एक बार आराम से जान लेते हैं। तुम अगर इसकी डिफिनीशन की बात करूं तो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म क्या है, तो मैंने कहा इससे पहले आपने पढ़ा पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग से ही निकल के एक वर्ड आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, तो ये ऐसी एक फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है या फिर कह सकते हैं ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर्स है वो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड होगी। और मैंने कहा लेवल्स 1000 बार आपको बता चुका हूं कि अगर लेवल्स की बात करेंगे तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ये 3 लेवल होते हैं, और तीनों को अलग अलग तरीके से पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही आपका क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। देख लेते हैं कौन सा ट्रू है। पहला ऑप्शन है आपका, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है। उसके बाद, इन फेडरलिज्म देयर इज यूजुअली मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंटायर कंट्री। मैंने कहा बिल्कुल सही है। फेडरलिज्म में पावर अगर डिवाइड हो रही है कई पार्ट में तो ऑब्वियस सी बात है एक से अधिक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, इन फेडरलिज्म देयर विल बी गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस आर स्टेट दैट लुक आफ्टर मच डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग टू देयर स्टेट। और बिल्कुल सही है। अगर प्रोविंसेस की बात करते हैं या फिर स्टेट की बात करते हैं, प्रोविंसेस का मतलब प्रांत में होगा और हमारे यहाँ राज्य हैं तो हम राज्य में देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वहाँ की पॉलिसीज के बारे में, तो ये भी सही है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव मतलब फेडरलिज्म के बारे में सभी कथन सही हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, how many of the words how many of the words 193 have federal political system। तो 193 कंट्रीज में किसके पास, कितनों के पास फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, तो लगभग 25 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास आप फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को देख सकते हैं। उसके बाद, मेड द शिफ्ट फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो बेल्जियम की अगर बात करेंगे तो बेल्जियम आपका, देखिए मैंने कहा ना, श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है कि पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, जो पावर होगी वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। और मैंने कहा बेल्जियम में पहले यूनिटरी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, दैट मीन्स यूनिटरी गवर्नमेंट थी, फिर अब ये चेंज हो गई है किसमें, फेडरल सिस्टम में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों आपको कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी कंट्रीज है जहां पर फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का देखने को नहीं मिलता है, तो इंडिया में है, यूएसए में है, रशिया में आपको फेडरल सिस्टम रशिया में भी आपको फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा। तो मतलब इंडिया, यूएसए, इंडिया में है, यूएसए में है, रशिया में है, और नन ऑफ द अबव मतलब और कोई ऐसी कंट्री इसमें नाम नहीं है। और मैंने कहा कहां पर फेडरल सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको एक नाम जरूर याद रखना है, श्रीलंका। यही बार बार आपसे पूछा जाता है, यहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, कहां पर आपका फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है? तो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, इसके आंसर्स की बात करेंगे तो आपका चाइना, न्यूजीलैंड, जापान, श्रीलंका ऐसे देश हैं जहां पर आपको फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा कहां कहां पर है, तो आपने वो भी नाम देख लिए कि कहां कहां पर है। आपने देखा इंडिया, यूएसए, रशिया, यहां पर आपको फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। और कहां कहां पर फेडरल सिस्टम नहीं है, ठीक है, यहां पर आपको सब में फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा। और कहां कहां पर नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपका है न्यूजीलैंड, चाइना और जापान। यहां पर तीनों कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको फेडरल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ट्रू है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सा ट्रू है? तो मैंने कहा ना, आप यहीं से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक, आपको पूरा चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं। आप ये एमसीक्यूज करिए, उसके बाद अपनी कॉपी खोलिए, कॉपी खोल के फटाफट देखेंगे तो जल्दी आप चीजों को रिवाइज कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी सिस्टम का है तो अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स ऑफ सबऑर्डिनेट, बिल्कुल है, केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर सब यूनिट्स होते हैं, या फिर सब ऑर्डिनेट होते हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट के, पर जो पावर होती है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। बी ऑप्शन देख लेते हैं। मैंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर पास करती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के लिए, तो ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर, फिर स्टेट, फिर लोकल, लोकल किसको रिपोर्ट करेगा? सेंट्रल को, स्टेट को, स्टेट किसको रिपोर्ट करेगा? सेंट्रल को। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर अपनी अलग होती है और उस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ आंसरेबल नहीं होता है। तो ये भी दिमाग में रखना है यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में सही है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट है अंदर यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो मैंने कहा यूनिटरी सिस्टम में हमेशा एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है और उसके सब यूनिट्स या सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पास करता है उसको क्या करना पड़ता है? लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास अपनी अलग पावर होती है, वो आंसरेबल नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर द सेंसस इंडिया, अगर सेंसस की बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे, तो इंडिया हैज मेजर लैंग्वेज, इंडिया कितनी लैंग्वेज है? तो लगभग 121। सेंसस की अगर बात करेंगे, देखिए याद रखिएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और अगर सेंसस के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में कितनी? लगभग 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए 121 आपकी मेजर लैंग्वेजेस देखने को मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक, आपके 343 आर्टिकल्स से लेकर 357 आर्टिकल्स तक आपकी लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया है। तो 22 लैंग्वेजेज ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी। और उसके बाद मैंने कहा सेंसस की बात करेंगे तो 121 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी, तो बिल्कुल सही है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है कि हमें देखना है कि एकता कैसे बनी हुई है देश में, और ये भी देखना है कि कोई रीजन में भिन्नताएं किस प्रकार हैं। तो ये ट्रू है आपका कथन, एकदम सही है आपका कथन। उसके बाद विच ऑफ द कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक रील मैंने इस पे बनाई है तो आप देखिएगा कि होल्डिंग टुगेदर और आपका कमिंग टुगेदर दो टाइप की फेडरेशंस होती हैं। एक होती हैं होल्डिंग टुगेदर और दूसरी होती हैं कमिंग टुगेदर। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है कि डिफरेंट जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं? एक गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं या फिर एक साथ मिलकर रूल करने का काम करते हैं, तो वो होल्डिंग टुगेदर हो गई। मतलब होल्ड का मतलब है रोके हुए हैं अपने साथ। कमिंग टुगेदर की बात करेंगे तो इसका मतलब है, मतलब देखिए होल्डिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या है कि एक कंट्री है उसमें अलग अलग स्टेट। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, हर बार आपसे ऑब्जेक्टिव लेकर सब में पूछा जाता है। पहले मैं कमिंग रखता हूँ, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले कमिंग टुगेदर और फिर दूसरे नंबर पे होल्डिंग टुगेदर,
ठीक, मैंने कहा कमिंग टुगेदर की अगर बात करते हैं, कमिंग कमिंग का मतलब है अलग अलग थे, कमिंग का मतलब एक साथ आ रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट्स होते हैं, एक साथ आकर एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं। ठीक, होल्डिंग टुगेदर का मतलब है यहाँ पर एक देश होता है और ये देश में आपकी अलग अलग गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और अलग अलग गवर्नमेंट क्या करती है, ये देश में आपके अलग अलग स्टेट्स होते हैं और ये अलग अलग स्टेट्स क्या करते हैं, एक साथ मतलब अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग अनइक्वल पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर अगर देखो इसको देखेंगे, अगर डिफिनीशन में देखेंगे तो मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट आर कंट्री। इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एक बिगर कंट्री बनाने का काम करते हैं। और होल्डिंग टुगेदर की अगर बात करेंगे, अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड अ पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक लार्ज कंट्री है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच अपने पावर्स को डिवाइड करने का काम करेगी, तो वो होल्डिंग टुगेदर है। फिर से मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, एक साथ आकर एक बिगर स्टेट या बिगर यूनिट बनाते हैं, पर इसमें हर स्टेट्स के पास अपनी 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 पावर अलग अलग इक्वल पावर होती है। ठीक है, ये याद रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर यहां पर इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, सबके पास, कुछ स्टेट्स के पास अलग पावर होंगे और कुछ स्टेट्स के पास अलग पावर होंगी। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो हम इंडिया की ही अगर बात कर लेते हैं, तो इंडिया में आप अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपके आर्टिकल 371 के हिसाब से आप पावर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। मतलब वहां की जो पावर है वो यहाँ की पावर से अलग है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, ऐसे स्टेट्स में। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि कमिंग से याद रखना है कि कमिंग का मतलब एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग पावर से इनके पास, और एक साथ आकर यूनिट बना रहे हैं। होल्डिंग टुगेदर का मतलब पहले ही स्टेट्स थे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पर सबके पास अपनी इक्वल पावर होगी, यहां पर अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग स्टेट्स में। तो होल्डिंग टुगेदर की अगर बात करते हैं तो होल्डिंग टुगेदर में आपको 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से आपके हैं? तो जैसे इंडिया है आपका होल्डिंग टुगेदर में, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इंडिया है आपका होल्डिंग टुगेदर में, बेल्जियम है आपका होल्डिंग टुगेदर में, स्पेन है आपका। ये 3 नाम याद रखने हैं होल्डिंग टुगेदर में। इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है, ऐसी कंट्रीज आपको होल्डिंग टुगेदर। और यूएसए हो गई, स्विट्जरलैंड हो गई। ठीक है, तो अगर कमिंग टुगेदर में याद रखना है तो यूएसए याद रखिएगा। यू से आपका क्या हो गई? यूएसए, एस से आपका हो गई स्विट्जरलैंड और ए से आप हो गई आपकी ऑस्ट्रेलिया। तो कमिंग टुगेदर के ये 3 एग्जांपल हो गए, यूएसए मतलब यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और होल्डिंग टुगेदर के आपके 3 एग्जांपल हो गए, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। ठीक है, तो याद रखना है होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये दोनों नहीं है, ये आपका होल्डिंग, इंडिया आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर। अभी मैंने बताया कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल आपको ऐसे याद रखना है, यूएसए तो यू से यूएसए, एस से आपका स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, ए से आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल कमिंग टुगेदर का है? तो मैंने कहा यूएसए आपका कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, स्पेन और बेल्जियम आपके होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ यूनियन लिस्ट। अब आपको 3 लिस्टों के बारे में दिमाग में रखना है। 3 क्या, आपको बेसिकली 4 लिस्टों के बारे में दिमाग में रखना है। कौन कौन सी लिस्ट है? तो पहली आपकी यूनियन लिस्ट। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। देखिए अगर बात करते हैं पावर्स की, तो पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी फेडरल कंट्री में, या फिर इंडिया, एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री किस हिसाब से बन रही है, तो इसके बारे में बताइए। तो अगर इसके बारे में बताना है तो पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही आपको बताना होता है कि हमारे पास यूनिटरी लिस्ट है, मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनिटरी लिस्ट की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पावर किसके हाथ में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किन किन चीजों में पावर्स है इसके बारे में अगर बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स है वो आपकी डिफेंस में है, उसके बाद आपकी बैंकिंग सेक्टर में है। मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है आपका यूनियन लिस्ट में कौन से इन्वॉल्व हैं, तो डिफेंस है आपका, बैंकिंग है आपका, उसके बाद आपका फाइनेंस है,
देखिए याद होगा आपको, नोटबंदी करवाई गई थी तो नोटबंदी में योगी जी आकर नहीं डिसीजन लिए थे, मोदी जी आकर डिसीजन लिए थे, और मोदी जी बिलोंग करते हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। डिफेंस हो गया आपका, बैंकिंग हो गया आपका, फाइनेंस हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन आपका, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं, इन पर अगर कोई भी बात होगी, कोई भी अगर लॉज बनेंगे तो किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनेंगे। ये सब किस लिस्ट में है, तो यूनिटरी लिस्ट में। फिर से मैं बता रहा हूं, यूनिटरी लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, डिफेंस हैं, ठीक है, डिफेंस है आपके, बुकिंग है, सॉरी बैंकिंग है आपका, फाइनेंस है आपका, कम्युनिकेशन है आपका, और फॉरेन अफेयर्स है आपका। तो ये सब आपकी किस लिस्ट में हो गए, यूनिटरी लिस्ट में। दूसरी लिस्ट होती है आपकी स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट आपकी लॉज बनाती है। अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। अगर स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से, जैसे आप पुलिस की बात करेंगे, ठीक है, तो पुलिस आपका स्टेट लिस्ट में है। उसके बाद आप बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर आपका किस लिस्ट में आता है, तो एग्रीकल्चर आपका स्टेट लिस्ट में आता है। उसके बाद अगर और बात करेंगे ट्रेडर्स की, ठीक है, ट्रेड की बात करेंगे स्टेट टू स्टेट, तो वो भी आपका स्टेट लिस्ट में आता है। और बात करेंगे इरिगेशन की, इरिगेशन की, ठीक है, और बात करेंगे आपकी इरिगेशन की। चलिए एक बार फिर और बात करेंगे आपकी इरिगेशन की, ये सब आता है। तीसरी लिस्ट की बात करेंगे तो तीसरी लिस्ट होती है आपकी कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। अब ये कॉनकरेंट लिस्ट क्या होती है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं, पर कानून अगर मान लीजिए दोनों में डिस्प्यूट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लॉ को माना जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा उत्तरदायी होती है यहाँ के लॉ के। तो इसमें कॉनकरेंट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। तो आपके कॉनकरेंट लिस्ट में पूछा जाता है एजुकेशन, ठीक है, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी शिक्षा है, ये किस लिस्ट से बिलोंग करती है, तो एजुकेशन आपकी कॉनकरेंट लिस्ट में आती है। फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका कॉनकरेंट लिस्ट में। मैरिज की बात करेंगे तो ये भी आपका कॉनकरेंट लिस्ट में। उसके बाद एक और लिस्ट आती है जिसको हम कहते हैं रेसिडुअरी लिस्ट, एक और लिस्ट आ गई रेसिडुअरी लिस्ट। अब कॉनकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट में अंतर है। अब रेसिडुअरी लिस्ट क्या होती है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट को कंटेन करती है जो यूनियन, स्टेट और कॉनकरेंट लिस्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें लॉ कौन बना रहा है, तो मैंने कहा लॉ हमेशा इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है। तो अब कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं हुए, तो जैसे मैंने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात हुई तो स्पेस आपके रेसिडुअरी लिस्ट में आ गए। टेक्नोलॉजी की अगर बात हुई तो ये आ गए। साइबर अफेयर्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर बात हुई तो ये सब आपके उसमें आ गए। तो फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने कहा 3 लिस्ट होती हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, 3 लिस्ट होती हैं। पहली होती है यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बना रहा है, तो यूनियन लिस्ट में लॉ बना रही है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनियन लिस्ट में क्या क्या आ रहा है, तो मैंने कहा डिफेंस आ रहा है, बैंकिंग आ रहा है, कॉमर्स, कम्युनिकेशन आ रहा है आपका, फॉरेन अफेयर्स आ रहा है आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके किस में आ रही हैं, और फाइनेंस, ये भी याद रखना है, फाइनेंस आ रहा है आपका। उसके बाद दूसरी लिस्ट मैंने कहा क्या क्या है, तो ये डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, और फाइनेंस हो गया। उसके बाद दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो लॉ बना रहे हैं वो कौन, स्टेट्स बना रहे हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो मैंने कहा पुलिस आ रहा है आपका, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी चीज़ें, इरिगेशन से रिलेटेड सभी चीज़ें, ट्रेड से रिलेटेड सभी चीज़ें आपकी किससे संबंधित होंगी, स्टेट लिस्ट से। उसके बाद थर्ड लिस्ट है आपकी कॉनकरेंट लिस्ट। मैंने कहा कॉनकरेंट लिस्ट जो होती है जिसमें दोनों मिलकर लॉ बनाती हैं, पर मेन कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉनकरेंट लिस्ट में क्या क्या आ रहा है, तो ये पूछा जाता है एजुकेशन आ रहा है आपका, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, ये सब चीज़ें आपकी कॉनकरेंट लिस्ट में आ रही है। एक और हो गई रेसिडुअरी लिस्ट, और रेसिडुअरी लिस्ट में जो तीनों में नहीं है वो सब रेसिडुअरी लिस्ट में आता है, और इसमें भी लॉ कौन बना रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना रहा है। तो और क्या क्या है इसमें, स्पेस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, और साइबर सिक्योरिटीज आ गया। तो क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। मैंने कहा यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा इंक्लूडेड है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, तो इसका मतलब ये ऑल ऑफ द अबव आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन कौन है, मैंने कहा एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, पुलिस है। उसके बाद अगर ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड है। ये सब आपका किस में है, स्टेट लिस्ट में, तो ये भी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा।
14 नंबर है, इफ देर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द लॉस मेड फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट देन द डिसीजन मेड बाय, अभी बताया सेंट्रल विल प्रिवेल, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन बनेगा वो माना जाएगा। हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट, अभी बताया रेसिडुअरी सब्जेक्ट में कौन पावर होगा किसमें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया एंजॉय स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट्स में मैंने कहा जितने भी नॉर्थ ईस्ट का मतलब है वो जो 7 सिस्टर्स हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, आसाम है, ठीक है, मेघालय है, तो ये सब स्टेट्स क्या हैं, ये सब स्टेट्स एज अ एंजॉय करते हैं स्पेशल स्टेटस के रूप में, स्पेशल स्टेट्स के रूप में, जिसमें आर्टिकल 371 लगता है, जिसमें कोई भी लैंड परचेज की बात होगी तो यहाँ से बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता है, यही आपका स्पेशल देखने को वहाँ पर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। ड्यू टू दियर peculiar social and historical circumstances the constitution of India gives special status, फिर वही बात हो गई, constitution of India gives special status to some Indian states, these provision are given in, अब मैंने अभी आपको बताया ये प्रोविजंस किस में है, तो आर्टिकल 371 में ये प्रोविजंस आपके दिए हुए हैं, याद रखना है आपको। उसके बाद some states were created not on the basis of language but to recognize different based of culture, ethnicity and geography, मैंने कहा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको उनके लैंग्वेज के आधार पर नहीं बांटा गया, क्योंकि कुछ स्टेट है वो लिंग्विस्टिक स्टेट है, और लिंग्विस्टिक स्टेट में आपको याद रखना है बनने वाला सबसे पहला आंध्र प्रदेश कब बना था, आपका 1953 में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बट रिकॉग्नाइज डिफरेंस, और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के स्तर पर डिवाइड किए जाते हैं, और एग्जांपल्स की बात करेंगे तो झारखंड है, उत्तराखंड, नागालैंड, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है उनकी एथनिसिटी, जियोग्राफिकल और कल्चर के हिसाब से। बिसाइड्स हिंदी को छोड़कर देयर आर अदर लैंग्वेज रिकग्नाइज एज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कहा हिंदी छूट गई है, तो अब हिंदी एक छूट गई तो 21 + 1 मतलब एक ये हिंदी हट गई तो बची कितनी 21, टोटल कितनी है 22, जिसमें हिंदी ऐड है, और हिंदी को हटा दिया तो बची कितनी 21, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे ही आप लोग गलत कर देते हैं। हिंदी को छोड़कर 22 में हिंदी ऐड है और हिंदी को छोड़ दिया तो बची कितनी भैया, एक हट गया 22 में तो कितना बचा 21 बचा, तो 21 लैंग्वेजेस बाय कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द वे वन काउंट्स इट, एज पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन सेंसस 2011 देयर आर डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेज विच पीपल मेंशन्ड एज देयर मदर लैंग्वेजेस, तो मैंने कहा अगर सेंसस के हिसाब में वहां देखा तो बताया गया कि मेजर लैंग्वेजेस कितनी है सेंसस के हिसाब से, तो मेजर लैंग्वेजेस 121 है, ठीक है, और सेंसस 2011 में डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कितनी है, तो मैंने कहा 1300 अलग अलग, जैसे भोजपुरी भी हो गई, अब आप अलग अलग जगह पर जाएंगे तो आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगी, तो ये याद रखना है 1300 मदर टंग मतलब मातृभाषा के रूप में इसे देखा गया। तो ये थे आपका फेडरलिज्म चैप्टर से। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। अब जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन की बात करेंगे तो इस चैप्टर से आपको ज्यादातर आपके थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, मतलब उनको आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा एक ऐसा मूवमेंट जिसमें महिला के अधिकारों के बारे में बात होती है, या फिर ऐसे अगर फेमिनिस्ट रीजन की बात करते हैं तो एक ऐसा रीजन जिसमें किसकी बात हो रही है, तो जिसमें महिला को इक्वल राइट्स दिलाने की बात होती है, या फिर समाज में आपको महिला को बराबर बताना होता है, ऐसे लोग फेमिनिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में आपको बताना है क्या होता है, तो रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट द इक्वली इन रेडिकल्स। अब आपको हिस्ट्री में जाना होगा और मैंने आपको बताया था 9th में कि रेडिकल्स जो थे वो इक्वली राइट्स दिलाना चाहते, तो ये आपका सही हो गया। एगिटेशन डिमांडेड इन्हेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इंप्रूविंग देयर एजुकेशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर कहीं फेमिनिस्ट आ गया है तो फेमिनिस्ट का मतलब ही यही है कि हाँ वुमेन आर अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन, ठीक है, मतलब जो कहते हैं कि दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, तो ये भी वही बता रहा है।
नेक्स्ट है आपका देयर वर एगिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन। तो ऑब्वियस सी बात है वोटिंग राइट्स भी अच्छे उनको मिलने चाहिए, कई कंट्रीज बता रही हैं, तो यही आपका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। उसके बाद इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज such as Sweden, Norway and participation of women in public life is very high। कह रहा है कुछ स्कैंडियन कंपनी मतलब कंट्रीज की बात करेंगे तो मतलब ऐसी कंट्रीज जो यूरोपियन की आपकी नॉर्थिक कंट्रीज कहलाती हैं वो होती हैं। तो आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड, हंगरी। तो आपकी बात करेंगे आपकी फिनलैंड। यहाँ पर अगर देखेंगे कि यहाँ पर जो वुमेन्स हैं इनका पार्टिसिपेशन डेली लाइफ में एज कंपेयर टू सब जगह से ज़्यादा है। ठीक है, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया और फिनलैंड हो गया, ये आपकी कहीं ना कहीं स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाती हैं या फिर नॉर्थ यूरोपियन कंट्री कहलाती हैं। उसके बाद पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स, देखिए दो सोसाइटीज होती हैं, मैंने कहा एक फेमिनिस्ट हो गई। फेमिनिस्ट मैंने आपको बताया कि ऐसी सोसाइटी जो बिलीव करती है कि वुमेन्स को इक्वल राइट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और पेट्रियॉरिकल सोसाइटी इसी का जस्ट उल्टा। अगर पेट्रियॉरिकल सोसाइटी अ सोसाइटी विच इज रूल्ड बाय फादर, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू रिफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर गिव देन पावर। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें पेट्रियॉरिकल सोसाइटी तो जिसमें ऐसी सोसाइटी जिसको रूल किसके द्वारा, फादर के द्वारा किया जाएगा और जिसमें पावर्स जो है वो फादर को ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, तो वही देख लेते हैं, अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मैन। तो ऑब्वियस सी बात है यही आपका सही आंसर हो गया कि ऐसी सोसाइटी जो मैंस के द्वारा चलाई जाएगी वो आपकी कैसी होगी, पेट्रियॉरिकल सोसाइटी हो गई। उसके बाद लिटरेसी रेट एमंग वुमेन इन इंडिया। अगर वुमेन्स इन इंडिया की बात करेंगे आपके सेंसस के बारे में तो 45% नहीं है, 50 नहीं है, 60 नहीं है, हाँ 54%। तो आपको याद रखना है कि सेंसस 2011 के अनुसार आपका जो लिटरेसी रेट है, मतलब कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं टोटल इंडिया में, तो 54% ये आपको दिमाग में रखना है। द लिटरेसी रेट एमंग मेन इन इंडिया, अगर इसका एज कंपेयर टू मेन करेंगे तो 54% आपकी पढ़ी लिखी वुमेन्स हैं, और अगर कंपेयर मेन से करेंगे तो आपके लगभग 76% जो हैं वो मेंस पढ़े हुए हैं। ये आपका सेंसस 2011 का है। ठीक है डाटा, तो मैंने कहा अब तो बढ़ गया होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं। अभी जो आपको यही पढ़ना है यही आपका पूछा जाता है 2000 सेंसस 2011 का। तो 76% मेन की बात करेंगे और 54% लिटरेसी रेट में हम वुमेन्स की बात करेंगे। ऑन एवरेज एन इंडियन वुमेन्स वर्क्स मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। अब देखो 3 आवर्स होगा यहाँ, 2 आवर्स या 1 आवर्स। तो देखिए यहाँ पर कि कह रहे हैं कि वुमेन्स जो हैं वो 1 घंटे ज़्यादा काम करती हैं एज कम्पेयर टू मैन डेली लाइफ में। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। तो याद रखना ये कब आया था, तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, मतलब 1976 में एक एक्ट आया था जो कहता है कि वुमेन्स को, जो औरतें हैं इनको इक्वल वेजेस मिलना चाहिए एज कंपेयर टू मैन। इक्वल वेजेस का मतलब है कि समान वेतन मिलना चाहिए, जो एक ही काम के लिए आदमियों को मिल रहा है वही वेतन आपको किसमें, औरतों को भी मिलना चाहिए। ये क्या कहता है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट कब आया था, तो 1976 में आया था। द नेशनल एवरेज ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब अब देखो ये भी पूछा जाता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो आखिर होता क्या है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन पर 1000 बॉयज़, मतलब 1000 बॉयज़ में कितनी गर्ल चिल्ड्रेन का जन्म हुआ है या कितनी वहाँ पर गर्ल चिल्ड्रेन हैं। तो ये अगर सेंसस 2011 की बात करते हैं तो 2011 के सेंसस की अगर बात करते हैं तो भारत में, इंडिया में अगर बात करते हैं तो 914 पर 1000 बॉयज़ ये आपका गर्ल या चाइल्ड सेक्स रेशियो था। मतलब कह सकते हैं कि 1000 लड़कों में 914 ही केवल लड़कियां थीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कितना था, 914 एज रेशियो टू 1000 बॉयज़। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव अ चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ लेस देन 800। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि 800 से कम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। तो याद रखना है केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपका 800 से कम, मतलब 800 से नीचे पर 1000 बॉयज़ गर्ल हैं आपकी। तो ये केरला भी है, महाराष्ट्र भी है और कर्नाटका, तीनों में देखने को मिलता है। उसके बाद
The percentage of elected women members in Lok Sabha had crossed 10% of its total strength for the first time. कब हुआ था? 2009 में ऐसा हुआ था कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 10% क्रॉस हो पाया था। अभी रूल आया है 2026 के चुनाव अभी रूल आया है, जो नेक्स्ट जो आपका इलेक्शंस हो गए लोकसभा के, उसमें हम पारित हो जाएगा कि लोकसभा में भी 33% आपका वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद द वर्ड एवरेज वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल पार्लियामेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कह रहा है कि अगर हम देखते हैं कि एवरेज वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है नेशनल पार्लियामेंट में टोटल वर्ल्ड के हिसाब से, तो अराउंड 19%। ठीक है, 19% अगर हम बात करेंगे। और वहीं पर मैंने बात की कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया फिनलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और टोटल की बात करेंगे तो अराउंड 19%। अगर 2009 की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 10% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। और अगर नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो आपकी लोकसभा बनेगी वहाँ पर 33% रिजर्वेशन, मतलब 33% सीटों पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। रीजन हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन दियर नेशनल पार्लियामेंट, तो नॉर्डिक कंट्री, यही आपकी नॉर्डिक कंट्री मतलब नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पर आपको नेशनल पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है नॉर्डिक कंट्रीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है? एवरी सोशल डिफरेंसेज डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन, बिल्कुल एवरी सोशल डिफरेंसेज डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन कह सकते हैं। मतलब हर सोशल जो अंतर है वो कहीं ना कहीं सोशल विभाजन, सामाजिक विभाजन को नहीं बताता है। सोशल डिफरेंसेज डिवाइड सिमिलर पीपुल फ्रॉम वन अनदर बट दे आल्सो यूनाइट एवरी डिफरेंट पीपुल, कह सकते हैं, बहुत सही तो नहीं है। उसके बाद पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर, बिल्कुल नहीं। तो इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर बात करेंगे तो एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन कह सकते हैं। हर सोशल डिफरेंसेस जो है वो सोशल डिवीजन नहीं बढ़ाएगा, तो कह सकते हैं बिल्कुल। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपुल फ्रॉम वन अनदर, सोशल जो डिफरेंसेस होता है वो सिमिलर पीपुल को एक अलग भाग में डिवाइड कर देता है, बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपुल, तो कहीं ना कहीं दूसरों को यूनाइट भी तो कर रहा है। मैंने कहा कि एक है सोशल डिवीजन, सामाजिक डिवीजन जो रिलीजन के आधार पर है, वो रिलीजन के आधार पर दो लोगों को अलग तो कर रहा है पर सेम रिलीजन वालों को यूनाइट भी तो कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है। पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंस शेयर डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस देयर बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप, बिल्कुल सही है आपका। ऑल ऑफ द अबव सही होगा, तीनों आपके सही हैं, इसीलिए आपका ये तीनों आपका कहीं ना कहीं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में बता रहे हो, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बारे में ये सही है। उसके बाद ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट, कितनी सीट्स, तो मैंने कहा 1/3, ठीक है, याद रखना है 1/3, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज आर नाउ रिजल्ट फॉर वुमेन, तो 1/3 सीट, ठीक है। 1/3 जो होंगी वो लोकल पंचायत या फिर म्यूनसिपालिटीज इलेक्शंस में रिजर्व कर दी गई हैं वुमेन्स के लिए। उसके बाद यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, अच्छा इसने यह किसने कहा है कि रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन, मतलब कह रहा है रिलीजन हमें, सिंपल से अगर बात कहें तो इनका कहना है कि रिलीजन में जो एथिक्स हैं, ठीक है, रिलीजन को हमें मानना नहीं होता है, रिलीजन को हमें अपनाना होता है या फिर रिलीजन को हमें फॉलो करना होता है। धर्म को हमें ये नहीं कि हमको धर्म को मानना है, हमें धर्म को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है उस धर्म को, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि जबरदस्ती किसी को मनवाएं, तो ये किसने कहा था, तो ये गांधी जी ने कहा था, ये भी दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे तो वो अब देख लेते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेट ऑफ वन रीजन ग्रुप ओवर द अनदर रीजन, यही होगा, ओवर द रेस्ट, मतलब कहता है कि स्टेट पावर जो है यूज टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। आप यही देख रहे हैं कि एक धर्म के दूसरे धर्म के विरुद्ध आप कहीं ना कहीं पावर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज अ सुपीरियर ऑफ दोज अदर रिलीजन, तो बिल्कुल कम्युनल पॉलिटिक्स आपकी यही दिखाती है कि एक रिलीजन कहीं ना कहीं बेहतर है दूसरे रिलीजन से। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ अ सोशल कम्युनिटी,
तो ये भी कह रहा है कि हाँ रिलीजन सोशल कम्युनिटी पर बेसिस होता है, तो ऑल अबव आपका यही कम्युनल पॉलिटिक्स में तीनों ऑप्शन आपके सही है। उसके बाद are those laws that deal with family related matters such as marriage, divorce, adoption and inheritance। तो कौन से आपके ऐसे लॉज हैं, तो फैमिली लॉज उन्हें कहा जाता है। तो फैमिली लॉज जो हैं वो आपके डील करते हैं फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। ठीक। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन, ऑफिशियल रिलीजन कहाँ पे नहीं है, तो मैंने अभी बताया आपको भारत में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो भारत में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ये आपको याद रखना है। बाकी श्रीलंका में बुद्धिस्ट है, इंग्लैंड में आपका क्रिश्चियनिटी है, पाकिस्तान में आपका इस्लामिक है, पर इंडिया में कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द स्टेट टू इंटरवेंस इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद रिलीजन कम्युनिटी। कह रहा है कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन के मैटर पे इंश्योर हो सकता है कि इक्वलिटी सभी रिलीजन में, सभी कम्युनिटी में होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के आधार पर जो अंतर किया जा रहा है उसको प्रोहिबिटेड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका सी, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, बिल्कुल सही है कि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फ्रीडम प्रदान करता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ अबव आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। तो अगर असेंबलीज की बात करेंगे मतलब ये स्टेट असेंबलीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट असेंबलीज में अभी भी वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5% से कम देखने को मिलता है। तो ये आपका पूरा है। जिन्होंने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, चैनल का नाम है स्टडी विद शिव, पढ़ा रहे हैं हम आपको शिवांशु सर आपके, ठीक है, एसएसटी। तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो ये 3 चैप्टर्स के आपके ऑब्जेक्टिव थे जो कंप्लीट हुए लगभग 55 मिनट में जाकर। पर ये 3 चैप्टर्स के अगर आपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब आपने चैप्टर्स को पूरा रिवाइज कर लिया है। जैसे फेडरलिज्म की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ फेडरेशंस आपने पढ़ लिया, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, आपने हाउ मेक्स इंडिया एज अ फेडरेशन कंट्री ये भी पढ़ लिया, जिसमें लिस्ट आपने यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब पढ़ लिया, ठीक है। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट डे जब आएंगे तो इकोनॉमिक्स के आपको पूरे लेकर आएंगे और फिर इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, मैंने सोचा है मैं आपको साइंस के भी एमसीक्यू कराऊंगा, तो अभी साइंस के एमसीक्यू बना रहा हूँ, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं तो वो भी आपको करा देंगे। तो बस ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बोर्ड आपके नज़दीक आ गए हैं और उसी हिसाब से पढ़ाई करिए कि कहीं पर गलतियाँ ना हो आपसे, ठीक। चलिए, थैंक यू।